बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने हरकात मुकम्मल किए थे, हमने मुरक्कबात मुकम्मल किए थे, हमने हुरूफ मुकम्मल किए थे, हमने मखारिज मुकम्मल किए थे। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं तजवीद सीखने का जो सफ़र है उसके चौथे चैप्टर पे, यानी कि नूरानी कायदा का जो चौथा लेसन है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपको नूरानी कायदा है, अगर नहीं है तो मैं पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले नूरानी कायदा बाज़ार से मिलता है, 15 रुपये का हार्डली मिलता है, तो आप ज़रूर ख़रीदिएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मद्दा, ये वाले, ठीक है, हुरूफ़ी मद्दा चैप्टर नंबर 4 यानी कि तख्ती नंबर 4, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हुरूफ़ी मद्दा। लेकिन हुरूफ़ी मद्दा के चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जिसकी वजह से हमें हुरूफ़ी मद्दा समझना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हुरूफ़ी मद्दा को समझने से पहले मैं आपको एक सिंबल सिखाता हूँ जो ऐसे होता है, छोटा दाल जैसा होता है। ये आपने बहुत बार कुरान में देखा होगा, लेकिन एक बारी मैं रिपीट करूँगा ताकि जो बेसिक्स सीखते हैं उनके लिए ईजी होगा। ये जो सिंबल होता है कुरान मजीद में, इसको हम बोलते हैं जज़्म, ठीक है। तो इसको हम नाम याद रखिएगा, इसको हम जज़्म बोलते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, अगर किसी को अरबिक पढ़ने में मुश्किलात होती है तो इसको बोलते हैं जज़्म, ठीक है। अब इस जज़्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप सबको पता ही होगा कि जिस हुरूफ पर जज़्म होता है वो हमेशा पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और उसकी जो भी हरकत होगी उसके साथ मिला के पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या मैंने बोला, देखिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे, यहाँ पे अगर मैंने देखा कि यहाँ पर जज़्म है, ठीक है। अब मुझे इस जज़्म को क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस जज़्म को पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाना है। तो ये क्या बन गया फिर, क़ाफ़ ता ज़ेर क़ित, ठीक है जी। तो अगर ऐसे होगा तो मैं क्या बोलूँगा, काफ ता ज़ेर क़ित। तो जज़्म ने क्या किया, जज़्म ने पीछे वाले हुरूफ को मिलाया किसके साथ, ता के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं जज़्म और ये जज़्म की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन और एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जिस भी हुरूफ पर जज़्म हो, जिस भी हुरूफ पर जज़्म हो उसे हम हमेशा साकिन कहते हैं, ठीक है। जिस भी हुरूफ पर जज़्म हो उसे हम साकिन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ता पे जज़्म लगाई तो इसको हम बोलेंगे ता साकिन। अब अगर मैं नून पर जज़्म दे दूँ तो नून को बोलेंगे नून साकिन। अब अगर मैं दाल को जज़्म दूंगा तो दाल साकिन। आगे जो हम तजवीद पढ़ेंगे तो आगे बहुत सारे कायदे ऐसे हैं जहाँ पे हमने पढ़ना है तनवीन या नून साकिन के बाद। तो नून साकिन को आपको वहीं पे समझना है कि नून साकिन होता है जिस नून पर जज़्म हो। क्या क्या बोला, जज़्म होता है छोटा दाल, जिस भी हुरूफ पर जज़्म हो उसे हमेशा पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, और जिस भी हुरूफ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब हम आते हैं मद्दा पे, यानी कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मद्दा किसे कहते हैं और इन्हें हम मद्दा क्यों कहते हैं, ठीक है जी। जज़्म को आप याद रखिएगा कि जज़्म पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं। अब हम याद रखेंगे कि मद्दा क्या होता है। देखें कुरान मजीद में, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जज़्म जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला, देखें अभी मैंने एक मिसाल दी ऐसे, काफ ता ज़ेर क़ित, या मैं बोलूँगा काफ बा ज़बर कब, ठीक है जी, या मैं बोलूँगा काफ ता ज़बर कत, ठीक है जी। तो जिस भी हुरूफ पर जज़्म आती है, आप अगर नोटिस करेंगे तो हर किसी जज़्म वाले हुरूफ पर आवाज़ बंद होती है। जैसे काफ बा ज़बर कब, काफ ता ज़ेर क़ित, ठीक, काफ ता ज़बर कत, ठीक है जी। तो ऐसे ही सारे हुरूफ ऐसे होते हैं, या तो किसी हुरूफ पर आवाज़ बंद होगी या तो किसी के ऊपर टूट जाएगी आवाज़, जिसको कलकला कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, या किसी की आवाज़ नरम आवाज़ से जल्दी अदा की जाती है जिसको हम लीन कहते हैं, लेकिन खींच के नहीं पढ़ी जाती है। जज़्म वाले हुरूफ को अक्सर खींच के नहीं पढ़े जाते हैं, सिवाय 3 हुरूफ जिन पर अगर जज़्म हो उनको खींच कर पढ़ते हैं,
और उन्हीं उसी खींचने को हम कहते हैं मद्दा। क्या कहते हैं? मद्दा। अब हम आते हैं हुरूफ मद्दा पे। मद्दा किसे कहते हैं? देखें, कुरानी मजीद में या अरबिक में खाली 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको खींच कर पढ़ते हैं, उनको कहते हैं अलिफ, या और कहते हैं वाव। ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम हमेशा खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं? उनकी अलग अलग कंडीशंस है। अब हम कंडीशंस में अलग एक एक करके सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अलिफ, या, वाव ऐसे हुरूफ है, अगर ये पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी आवाज़ खींच के पढ़ी जाती है। बाकी जिन हुरूफों को पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं उनकी आवाज़ या तो बंद होती है, जैसे मैंने अभी बोला, या तो जल्दी अदा की जाती है, या तो टूट जाती है, ठीक, या तो उनकी आवाज़ को थोड़ा नाक में छुपाना होता है, नाक में रुकाना होता है, लेकिन खींच कर नहीं पढ़ते हैं। तो 3 ही हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम खींच के पढ़ते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हुरूफ मद्दा। इनको आप याद रखें, अलिफ, या, वाव। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम जाते हैं एक एक करके अलिफ मद्दा पे। अलिफ कब खींच के पढ़ा जाएगा? या मद्दा पे, यानी कि या कब खींच के पढ़ा जाएगा? वाव मद्दा, यानी कि वाव कब खींच के पढ़ा जाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा अलिफ मद्दा क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलिफ मद्दा। अब अलिफ मद्दा कब होगा? ठीक है, जब भी अलिफ से पहले ज़बर हो। क्या हो? अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो हमेशा उसको क्या होगा? अलिफ मद्दा बनेगा। मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो उस पर अलिफ मद्दा होगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म बताऊंगा। अलिफ से पहले ज़बर हो उसे हम कहते हैं अलिफ मद्दा। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक मिसाल लिखता हूँ, जैसे जीम अलिफ ज़बर जा। जीम अलिफ ज़बर जा, तो यहाँ क्या हुआ? अलिफ जिससे पहले ज़बर हो उसे कहते हैं अलिफ मद्दा। देखिए, जीम अलिफ ज़बर जा, आवाज़ खींच के पढ़ी गई, तो इसको हम बोलते हैं अलिफ मद्दा। वैसे ही ता अलिफ ज़बर ता, तो इसे बोलते हैं अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर आई। अब उसके बाद है नून अलिफ ज़बर ना वगैरह। ठीक है जी। अब ऐसे हुरूफ जिन पर अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, तो वहाँ पे हमेशा अलिफ मद्दा होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी वजह से आप इसको इजीली याद रख सके। जहाँ पर भी आ, बा, त आ वाली आवाज़ हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर खड़ा ज़बर नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमेशा अलिफ मद्दा होता है। जैसे जीम अलिफ ज़बर जा, ता, ना, बा, सा। ठीक है, तो वहां पर हमेशा अलिफ मद्दा होता है। क्या याद रखा? अलिफ मद्दा का कायदा क्या है? जब भी अलिफ से पहले ज़बर हो तो उसे हम कहते हैं अलिफ मद्दा। ठीक है, मिसालों से आपको समझ आया होगा। अब मैं चलता हूं दूसरे मद्दा पे, जिसको हम बोलते हैं या मद्दा। अब या मद्दा का कायदा क्या है और या मद्दा कब होगा? ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि या मद्दा को पढ़ने से पहले जब मैंने आपको अभी सिखाया कि जज़्म क्या होती है, और जिस हुरूफ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब जो या मद्दा का कायदा है, या मद्दा का कायदा है कि या साकिन से पहले, अगर या साकिन से पहले, साकिन किसे कहते हैं? साकिन कहते हैं जिस या पर जज़्म हो। तो हम बोलते हैं या साकिन से पहले ज़ेर अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे या मद्दा होगा। देखें, ऐसे या मद्दा हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ जिसकी वजह से आपको या मद्दा इजीली समझ आएगा। ठीक है, देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिखता हूँ जीम या ज़ेर जी, जीम या ज़ेर जी। अब आप इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, या साकिन है, लेकिन साकिन से पहले जीम के नीचे ज़ेर आ रही है। देखें, ये है या साकिन, और या साकिन से पहले जीम के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पे क्या होगा? या मद्दा होगा। यहाँ पे मैं और एक मिसाल लिखता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आएगा। ठीक है, देखें, अब अगर यहाँ पे है नून या ज़ेर नी, ठीक है, तो या साकिन है, ठीक है, या पर जज़्म है तो या साकिन बन गया। नून या ज़ेर नी, नून के नीचे ज़ेर है तो नी बन गया। आगे ना आवाज़ खींच के पढ़ी गई, तो इसे हम बोलेंगे या मद्दा। क्या बोलेंगे? या मद्दा, क्योंकि या साकिन से पहले क्या आई? ज़ेर आई।
ठीक है। तो और एक मिसाल जो कुरान में है ये वर्ड, जैसे फी ही, ठीक है, फी ही। अब यहाँ पे या के ऊपर जज्म आई तो या साकिन बन गया, और या साकिन से पहले फा के नीचे क्या आई, जेर आई, तो इसको हम बोलेंगे या मद्दा, क्योंकि या साकिन से पहले फा के नीचे क्या आई, जेर आई। अब इसमें भी एक ट्रिक है कि जिस हरूफ में भी ई जैसी आवाज़ बनेगी उसमें हमेशा या मद्दा होगा, सिवाय खड़ी जेर नहीं होनी चाहिए। फी ही, ठीक है, जैसे फा या जेर फी होगा, यहाँ पे या साकिन से पहले क्या आया, जेर आई। तो ये आपको या मद्दा समझ आया होगा। मैं पहले रिपीट करता हूँ। अलिफ मद्दा क्या होता है, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे जीम अलिफ ज़बर जा, तो अलिफ से पहले जीम के ऊपर ज़बर आई। अब ता अलिफ ज़बर ता, अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर आई तो अलिफ मद्दा। जैसे भी आ बा ता, जैसे आ आवाज़ हो गई वहाँ पे अलिफ मद्दा होगा, खड़ा ज़बर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खड़ा ज़बर आई तो फिर खड़ा ज़बर का कायदा होगा। लेकिन अगर खड़ा ज़बर के बाद ऐसी बगैर ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप समझना, अगर आप किसी भी जगह कुरान सुनते हो तो अगर आपको आ बा ता सा ऐसी आवाज़ आई तो आपको समझना है वहाँ पे अलिफ मद्दा होगा। अब अगर या मद्दा होगा, या मद्दा का कायदा आपने क्या याद रखा कि अगर या साकिन से पहले, या साकिन मैंने अभी समझाया कि जिस या पर जज्म हो, अब या के ऊपर जज्म हो उसको कहते हैं या साकिन। अब अगर या साकिन से पहले जेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं, यानी कि या मद्दा होगा। जैसे कि मैंने एक मिसाल दी, फी ही, ठीक है, फी ही। अब फा या जेर फी आ गई, या के ऊपर जज्म है, ये आप देख सकते हैं जज्म है, तो या साकिन बन गया। या साकिन से पहले फा के नीचे जेर आ गई तो हम बोलते हैं यहां पर या मद्दा होगा। अब हमारा अलिफ मद्दा या मद्दा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वाव मद्दा पे, यानी कि वाव मद्दा हम किसे कहते हैं। वाव मद्दा आपको जैसे वो दो कायदे हैं वैसे ही यहाँ भी कायदा है। क्या कायदा है, अगर वाव साकिन से पहले, यानी कि वाव के ऊपर जज्म हो, इसे कहते हैं वाव साकिन। अगर वाव साकिन से पहले किसी भी हरूफ पर पहला, यानी कि ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि वाव साकिन से पहले 2-3 वर्ड्स के ऊपर पेश है तो मद्दा होगा, नहीं। वाव साकिन के बिल्कुल पीछे जो हरूफ है उसके ऊपर पेश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पेश होनी चाहिए। अब मैं क्या लिखूंगा, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो, अगर पेश हो तो वहां पे क्या होगा, वाव मद्दा होगा। अब आपको कैसे समझना है, देखें, वाव मद्दा होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नूरू। क्या लिखता हूँ, नूरू। बहुत इजी कायदा है, बस ध्यान रखना है कि मैं क्या बोलूँगा। देखिए अब यहाँ पे नूरू है, ठीक। अब यहाँ पे वाव साकिन आ गया, वाव पर जज्म आ गई, यानी कि वाव पीछे वाले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ना है, और पीछे वाला जो हरूफ है उसके ऊपर क्या आया, पेश आया। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, वाव मद्दा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी कायदा है, कोई मुश्किल कायदा नहीं है। अब अगर मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिखता हूं तूबू, ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी तूबू। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो जगह मद्दा होगा, क्यों, यहाँ भी वाव साकिन है, यहाँ भी वाव साकिन है, और वाव साकिन से पहले यहाँ पर भी पेश है और यहाँ पर भी पेश है। अब दोनों पर क्या होगा, वाव मद्दा होगा। आपको समझ आया होगा। ये तीनों कायदे मैं एक बारी रिपीट करता हूँ। हरूफी मद्दा 3 होते हैं। देखिए और एक जो ट्रिक है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, हरकत जब मैंने पढ़ाया था ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अलिफ या वाव। अब आपको क्या करना है, ज़बर ज़ेर और पेश, यानी कि अलिफ से पहले ज़बर, या से पहले ज़ेर, वाव से पहले पेश। इजी याद रखने के लिए होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा कब होगा, जब अलिफ से पहले ज़बर होगा, जैसे जा ना, ठीक है।
फिर पढ़ा हमने या मद्दा क्या होता है, या साकिन से पहले ज़ेर हो, यानी कि या पर जज़म हो और उससे पहला जो हरूफ है उसके ऊपर उसके नीचे ज़ेर होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा वाव मद्दा कब होगा, जब वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो। जैसे नूर, वाव पर जज़म है और नून पर पेश है तो नूर बन गया। जैसे तूबू, ता वाव पेश तू और वाव साकिन से पहले ता के ऊपर पेश, बा वाव पेश बू, वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश। तो ये तो था इतना। अब वाव मद्दा के लिए भी क्या कायदा है, जहां पर भी ये ऊ जैसी आवाज आएगी वहां पे हमेशा वाव मद्दा होता है, सिवाय वहां पे उल्टा पेश नहीं होना चाहिए। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए। तो ये था अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अब जिससे हम कुरान सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, उसका नाम है नूरानी कायदा, और उसकी जो एग्जाम्पल्स हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको प्रैक्टिकल, वहाँ थेरेटिकल तजवीद अगर हम पढ़ते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेन ये है कि हम जो नूरानी कायदा पे तजवीद पढ़ते हैं उसकी जो प्रैक्टिस होती है, नीचे एक्सरसाइज होती है, उसको पढ़ना, उसको समझना। और मैं आपको हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज कराता हूँ। अगर मैं इस लेक्चर में कराऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसका पार्ट बी में स्टार्ट करूंगा और पार्ट बी में ये एक्सरसाइज आएगी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो तब तक आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हुरूफ मद्दा कितने हैं, 3 है, अलिफ या वाव। अलिफ मद्दा कब होगा, अलिफ से पहले ज़बर होगी तब। अब या मद्दा कब होगा, या साकिन से पहले ज़ेर होगी। वाव मद्दा कब होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगी। तो ये आपको कायदा याद रखना है जब तक मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँगा। और अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखें तो उनको भी ज़रूर देखें। और इंशाअल्लाह रहमान जब हम ये तजवीद कंप्लीट करेंगे फिर हम प्रैक्टिकल तजवीद पढ़ेंगे। हम रोज़ एक एक सूरा पढ़ा करेंगे, रोज़ हर एक वीडियो में एक एक सूरा विद तजवीद पढ़ा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सवाब की नीयत से शेयर करें और लाइक भी करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।